हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आदित्य चौहान, एक्सपर्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट। और हमने अब स्टार्ट किया बायोलॉजी में एक नई सीरीज फॉर नीट 2026 के लिए। इस सीरीज में हम चैप्टर को लेंगे, उस चैप्टर के सीक्वेंस में टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चंस आए हैं, पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उस पर नीट में क्या क्वेश्चन आया है और किस तरीके से वो सॉल्व करना था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अपने चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम ले रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन यही आता है बेटा, हु वाज मेंडल। तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, हु वाज मेंडल। तो मेंडल वाज, आंसर होगा मेंडल वाज सिटीजन ऑफ, आंसर होगा ऑस्ट्रिया, ब्रून सिटी। ऑस्ट्रिया में एक सिटी है ब्रून सिटी, यहां के रहने वाले थे, याद रखिएगा। ही वाज मैथमेटिशियन बाय प्रोफेशन। दूसरा क्वेश्चन बनता है, कभी कभी बहुत पुराना क्वेश्चन है, आया हुआ है CPMT वगैरह जब कभी होता था उनमें, कि मेंडल वाज बोर्न, कब बोर्न हुआ। तो मेंडल की जो बर्थ है, मेंडल का जो बोर्न है वो 1822 है, और उसकी जो डेथ मानी जाती है जो हमारे NCERT में दी हुई है वो है 1884। अब क्वेश्चन ये है कि मेंडल को हम कहते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है इसलिए हम बता रहे हैं कि मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई मेंडल named as father of genetics? Why Mendel named as father of genetics? सब जानते हैं मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाई मेंडल नेम्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसका आंसर पहले मैं आंसर बता देता हूं, बल्कि तो देखिएगा ऑब्जेक्टिव 4 होंगे और उसमें आंसर होगा ही गेव statistical and mathematical logics about inheritance of traits। traits से मतलब फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, ये इसका आंसर होगा। उन्होंने पहली बार, क्योंकि ही वाज ए मैथमेटिशियन हमने पहले ही बताया है, तो उसने पहली बार किस तरीके से पेरेंट्स के कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, तो उन्होंने इस बात के लिए इस चीज को स्टडी करते हुए मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए थे, एक तरीके से, यानी कि स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिक्स दिए थे, या कह सकते हो मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए थे। उससे पहले किसी ने मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह की बात भी नहीं जानी थी। हालांकि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन पे था, और पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सब इस बात को जानते हैं, 9th-10th क्लास की बात है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंडल ने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले कराया इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, समझे? वो आंसर नहीं है, क्योंकि मेंडल से पहले भी पी प्लांट पे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन नाइट एंड गोस नाम के 2 साइंटिस्ट ने कराया था। अगर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हैं मेंडल को, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो नाम है वो दिया जाना चाहिए था फिर नाइट एंड गोस को। तो फिर मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि मेंडल ने इनहेरिटेंस को, पेरेंट्स से प्रोजेनी में इनहेरिटेंस को किस तरीके से ट्रांसफर होती है, तो उसके लिए उन्होंने लॉजिक्स दिए, मैथमेटिकल लॉजिक्स दिए। इस बिल्कुल एक नई चीज थी, इमेजिन से दूर की बात थी, जो बाद में स्टडी हुई, तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, व्हाई मेंडल नेम्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों किया था मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Mendel experimented on pea plant. Why? ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ऑब्जेक्टिव में फोर ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होंगे।
तो याद रखिए क्यों किया था, उसके बहुत सारे रीजन, कोई एक रीजन नहीं था मेंडल पी प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए। देखिए मैं वो रीजन लिख रहा हूं। पहला रीजन था कि पी प्लांट इजीली अवेलेबल था, कहीं भी इजीली अवेलेबल था, इजीली ग्रोइंग था, स्मॉल साइज प्लांट है, अपने घर में रख करके उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर कोई कहने लगे साहब मैंगो पे कर लेते, तो पता चलता कि मैंगो का प्लांट ही बहुत बड़ा है, उसके लिए तो फील्ड में जाना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि मेंडल ने पी प्लांट इससे सेलेक्ट किया था क्योंकि उसका जो इजीली अवेलेबल है, स्मॉल साइज है प्लांट का, ज्यादा बड़ा नहीं है, अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उसकी जो वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आते हैं, जैसे कि टॉल वैरायटी और ड्वार्फ वैरायटी। तो एक ही कैरेक्टर की दो डिफरेंट फॉर्म को हम ट्रेट बोलते हैं, और ऐसे ट्रेट जो अपोजिट होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, उन्हें हम कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पी प्लांट में ये सब चीजें थी, मोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, मोर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। नेक्स्ट रीजन था पी प्लांट को सेलेक्ट करने का कि उसमें शॉर्ट लाइफ स्पान था। जितनी लाइफ शॉर्ट होगी किसी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसकी जनरेशन का उतना ही ज्यादा हमें मिलेगी। मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए शॉर्ट लाइफ स्पान होने से कम टाइम में ज्यादा जनरेशन की हम स्टडी कर सकते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन था, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये था। नेक्स्ट रीजन था कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि स्टेमन्स और गाइनीशियम एक ही फ्लावर में थे, जिससे कि सेल्फिंग कराएंगे तो इजी हो जाएगा। तो ये होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, फॉर सेल्फिंग, ये उसमें अवेलेबल थे। नेक्स्ट रीजन था कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट करा, एक बात और थी कि भाई एक ही प्लांट पर बहुत सारे सीड हमें मिल जाते थे, सैंपल साइज बड़ा हो जाता था, जिससे कि अगली जनरेशन के लिए बहुत सारे प्लांट हम ग्रो करें, और उससे जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उसके रिजल्ट उतना ही एक्यूरेट होते हैं। यानी कि मोर सीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट, एक ही प्लांट से ज्यादा सीड मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी देता हूं, हो सकता है यहां पर समझ में आ गया होगा। तो अब आपको सारे आंसर मिल रहे होंगे। देखिएगा, एक आंसर नहीं था, एक रीजन नहीं था कि पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। कभी कभी हम एक या दो रीजन रट लेते हैं और बाद में पता चल जाता है कि मेंडल का कौन सा है जो कि मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन, व्हाई मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी प्लांट, व्हाई, क्योंकि आते सारे रीजन है, इसके अलावा कुछ और होगा तो वो आंसर उसका नहीं होगा। समझे हैं नहीं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है यार, बड़ा 10th क्लास का क्वेश्चन है, 9th का 10th का, भाई कुछ भी आ सकता है इसी क्वेश्चन में भी कि भाई पी प्लांट की कौन सी स्पीसीज पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली जो पी मटर होता है, पी प्लांट होता है, उसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, गार्डन पी, वाइल्ड पी, स्वीट पी, समझे है नहीं? तो उन्होंने स्टडी किया था गार्डन पी पे। तो मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन, क्वेश्चन है आपके सामने, पहला पॉइंट बनना है, मेंडल एक्सपेरिमेंटेड ऑन, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। मटर तो सभी जानते हैं, लेकिन मटर की कौन सी वैरायटी, कौन सी स्पीसीज पे या वैरायटी पे कह सकते हो, उन्होंने वैरायटी तो नहीं स्पीसीज पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो किया था गार्डन पी पर, बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने कैसे, मेंडल का प्लान क्या था, मेंडल प्लान क्या था, वर्क कि क्या प्लान, कोई भी काम करते हैं, रिसर्च करते हैं तो उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है।
तो मेंडल प्लान, तो क्वेश्चन था आपके लिए, मेंडल वर्क प्लान वाज कंप्लीटेड इन, ये क्वेश्चन है, मेंडल वर्क प्लान वाज कंप्लीटेड इन, तो आंसर है 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में कंप्लीट किया था। पहला स्टेप था बेटा, फर्स्ट स्टेप था कि उसने गॉट प्योर लाइन, गॉट प्योर लाइन, या कह सकते हो प्योर लाइन, तो आप कह सकते हो प्योर ब्रीडिंग, प्योर ब्रीडिंग कह सकते हो, प्योर ब्रीडिंग। दूसरा था, सेकंड स्टेप था बेंडर, पहले तो उन्होंने क्या कहा, प्योर ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस प्योर। जैसे टाल प्लांट है, तो टाल प्लांट 2 हो सकते हैं, आपको पता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो पता है ना आपको, लाउ डोमिनेंस जानते हो। तो प्योर ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस प्योर, होमोजाइगस प्योर का मतलब पेयर के दोनों जीन, दोनों एलील, एलीलिक फोर्स से सेम एलील के गुण, समझे या नहीं। तो होमोजाइगस प्योर, प्योर ब्रीडिंग से मतलब, तो पहले उन्होंने क्या किया कि प्योर ब्रीडिंग तैयार किए, क्योंकि भैया ये प्लांट भी टाल है और ये टाल भी है, ये भी टाल है हेटेरोजाइगस, तो उन्होंने सही रिजल्ट लाने के लिए उन्होंने देखा कि मेरे पास प्योर लाइन होने जरूरी है। तो पहले 2 साल उनके इसी काम में निकल गए कि जो डोमिनेंट प्लांट है, डोमिनेंट वैरायटी है, वो होमोजाइगस प्योर है या नहीं है। तो पहला पॉइंट ये आ गया, गॉट प्योर लाइन। दूसरा था फिर जब उसे प्योर लाइन मिल गए, होमोजाइगस प्योर मिल गए, होमोजाइगस प्योर प्लांट मिल, वैरायटी मिल गई, तो फिर उन्होंने 2 डिफरेंट वैरायटी के बीच में, एक डोमिनेंट वैरायटी, एक रिसेसिव वैरायटी, दोनों के बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने को कहते हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो दूसरा स्टेप था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल का ये क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है अभी तक, कि मेंडल वर्क प्लान वाज कंप्लीटेड इन, मेंडल वर्क प्लान, मेंडल का जो वर्क प्लान है वो कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप है ही गॉट प्योर लाइन यानी कि प्योर ब्रीडिंग यानी कि होमोजाइगस। दूसरा था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन यानी कि 2 डिफरेंट वैरायटी को फिर क्रॉस कराया। अब इस पे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मेंडल ने प्योर लाइन, हाउ ही गॉट प्योर लाइन, हाउ ही गॉट प्योर लाइन। पहला हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप क्या था बताइएगा मेंडल वर्क प्लान का, कि उसने प्योर लाइन तैयार की, लेकिन प्योर लाइन कैसे तैयार की, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आ सकता है क्वेश्चन। तो ये देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेंडल गॉट प्योर लाइन। मेंडल ने प्योर लाइन, प्योर लाइन का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस प्योर, समझे या नहीं। होमोजाइगस का मतलब कैपिटल टी या स्मॉल टी, जिसमें दोनों पेयर के दोनों फैक्टर एक ही जैसे होते हैं, समझे नहीं, इन्हें कहते हैं होमोजाइगस प्योर। कैसे किए, उसने आंसर मैं बता देता हूं। पहले उन्होंने क्या काम किया, प्योर लाइन लाने के लिए उन्होंने कराया सेल्फिंग फॉर 5 to 6 जनरेशंस, ये इसका आंसर होगा, 5 to 6 जनरेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे पता करा, अगर मेरे पास प्लांट है, ये होमोजाइगस प्योर है, तो इसका मैंने सेल्फिंग करा दिया, मतलब कैपिटल टी क्रॉस पे ये सेम इसका क्रॉस करा दिया, तो देखिएगा आने वाली जनरेशन में सभी प्लांट कैपिटल टी होंगे। फिर चाहे इसका भी अगली बार इसका करा दो, मेल और फीमेल का, फिर ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का क्रॉस विद F1 जनरेशन सेल्फिंग करा दिया, यानी कि कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी, फिर से क्या आएंगे, सब कैपिटल टी आएंगे। तो 5 to 6 जनरेशन तक अगर हम सेल्फिंग कराएं और रिजल्ट सेम आ जाए, सेम फिनोटाइप आए, एज द पेरेंटल टाइप फिनोटाइप आए, तो समझो हमारा प्लांट क्या है, प्योर लाइन है। अगर मान लीजिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर मान लीजिएगा ये है हमारे पास प्लांट टाल है,
और हमें देखना है कि इम्प्योर अगर हेटेरोजाइगस यानी कि इम्प्योर है तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जब स्मॉल टी हो जाएगा यानी कि इस टाइप के प्लांट बनेंगे तो जनरेशन में टाल प्लांट भी आ जाएंगे और ड्वार्फ। तो जब डोमिनेंट प्लांट का सेल्फिंग कराते हैं, अगर 5 to 6 जनरेशन तक सेम पेरेंटल फिनोटाइप आता है तो समझो हमारा प्लांट क्या है, होमोजाइगस प्योर है। और अगर मान लीजिएगा उसमें सेल्फिंग कराने पर किसी भी जनरेशन में हो सकता है फर्स्ट जनरेशन कभी ना भी आए एक्सीडेंटली, दूसरी में आ जाए, तीसरी में आ जाए, अगर मान लीजिएगा सभी मेंबर पेरेंटल टाइप नहीं है, मतलब पेरेंटल टाइप क्या है, टाल है, और अगर किसी भी जनरेशन में टाल और ड्वार्फ दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो पेरेंटल डोमिनेंट प्लांट है उसके पास रिसेसिव जीन भी है, यानी कि वो प्योर नहीं है, यानी वो हेटेरोजाइगस है। इस तरीके से मेंडल ने इस टेक्निक को अडॉप्ट किया था टू गो टू द प्योर लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे वो स्टेटमेंट के तरीके से आ जाए या वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेंडल गॉट प्योर लाइन, तो आंसर क्या जाएगा, सेल्फिंग फॉर 5 to 6 जनरेशन। बात समझ में आई? तो मेंडल ने प्योर लाइन कैसे प्राप्त करे, कैसे, हाउ ही गॉट प्योर लाइन, तो आपको आंसर आ गया होगा, बाय सेल्फिंग। समझे नहीं? अगर प्योर सेल्फिंग कराने पर 5 to 6 जनरेशन तक सभी मेंबर पेरेंटल टाइप की फिनोटाइप दे रहे हैं तो समझो हमारा जो प्लांट है प्योर है, और अगर पेरेंटल टाइप ना दे करके कोई दूसरा कैरेक्टर भी आ रहा है तो इसका मतलब हमारा प्लांट इम्प्योर है। तो बहरहाल मेंडल ने प्योर लाइन ऑब्टेन करे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है लेकिन कभी कभी समझ में नहीं भी आता है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेंडल ने प्योर लाइन कैसे तैयार की, सेल्फिंग से। अब आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ, बाद में टफ क्वेश्चन बताएंगे, टॉपिक वाइज जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं थोड़े से लो वेट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो जाए, समझे। अब दूसरा क्वेश्चन था कि सेकंड स्टेप क्या था भाई, मेंडल का सेकंड स्टेप क्या था, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझो। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है 2 डिफरेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस कराना। जैसे कि पी प्लांट की 2 वैरायटी ली उसने, एक टॉल वैरायटी, एक ड्वार्फ वैरायटी, इन दोनों को उसने आपस में क्रॉस करा दिया, तो इसे कहा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, समझे नहीं। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो सब जानते ही हैं, मुझे जो क्वेश्चन है वो सोल्व कराना है अच्छा सा। देखिए क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन सेकंड स्टेप है, 2 वैरायटी को क्रॉस कराया। आपको पता है ना मेंडल ने पी प्लांट लिया, पी प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल। पी प्लांट में जो फ्लावर्स है वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। जरा यहाँ पर देखिएगा, एक वैरायटी उसने ली, सपोज कीजिए वैसे हम बता रहे हैं कोई सी ले लो, उसने मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे या 14 वैरायटीज ली थी जिनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे। वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से थे, वो वैरायटी कौन कौन सी थी, वो हम अभी थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं। तो बहरहाल मेंडल ने क्या काम किया था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अभी हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भटके हुए हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा कि मेंडल ने एक वैरायटी ली टॉल, दूसरी वैरायटी ली ड्वार्फ। मेंडल ने कैसी वैरायटी ली, एक टॉल एक ड्वार्फ, टाल और ड्वार्फ ली उसने। अब आपको पता है टाल वैरायटी प्योर टाल लिया, क्योंकि प्योर वैरायटी के बीच में क्रॉस कराया था शुरुआत में। तो प्योर टाल का मतलब क्या होता है, प्योर टाल का मतलब कैपिटल टी यानी होमोजाइगस प्योर, पेयर के दोनों जीन या कह सकते हैं दोनों फैक्टर सेम हो, सिमिलर हो। और ड्वार्फ में तो पता है ये रिसेसिव कैरेक्टर वाला था, रिसेसिव में दोनों तो होते ही सेम है, 12 उसने दोनों ही, हम ये भी कह सकते हैं प्योर टाल एंड प्योर ड्वार्फ भी लेते हैं, ले लिया हमने, तो उसका मतलब होमोजाइगस प्योर। तो इसमें जो क्रॉस कराया, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए ये टाल वैरायटी का फ्लावर है। क्योंकि पी प्लांट कैसा है आप सब जानते हैं, पी प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल है। ये कैलिक्स होगा, ये कोरोला होगा, ये स्टेमन होगा, देखिएगा फ्लावर को देखिएगा। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और यहां पर इसमें ये देखिएगा ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनीशियम या कह सकते हो कार्प। इसमें एग है,
और आपको पता है स्टेमन में क्या होंगे, पोलन ग्रेन होंगे, स्टेमन। और ये क्या है बेटा, पिस्टिल। पिस्टिल भी क्या देते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ये टाल फ्लावर हो गया। और हम यहाँ पर दिखाई देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, फीमेल फ्लावर हो गया, फीमेल वैरायटी हो गई। फीमेल वैरायटी में देखिए ये कैलिक्स, ये कोरोला हो गए हैं, ये स्टेमन हो गए हैं। स्टेमन में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में क्या होते हैं, मेल गैमेट, सबको मालूम है, इतना तो होगा आपको। यहाँ पर देखिए बेटा, और ये इसकी गाइनिस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखिएगा पहले मेंडल ने क्या किया, देखिएगा जहाँ क्वेश्चन आएगा, अभी ये नहीं है कि मैं आपको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन समझा रहा हूँ क्या होता है, वो तो सब जानते हैं। क्वेश्चन क्या बनने वाला आने वाले टाइम पे इसमें देखिएगा। मेंडल ने क्या किया, इसके पोलन ग्रेन इस पर ड्रॉप कराए, द्वार प्लांट की स्टिग्मा पर ड्रॉप करा दी, पोलन ग्रेन लिए इस पर डाल, यानी कि टाल प्लांट के पोलन ग्रेन इस पर ड्रॉप कराए, करे प्योर। तो उन्होंने देखा सभी प्लांट टाल है, F1 जनरेशन में टाल आ गए। वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, पता है, मैं आगे भी समझाऊंगा। पहले इसी को इस पे करा दिया, तो तब भी टाल आई। प्लांट कैसा है, टाल, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने देखा कि ऐसा करता हूं अब की बार कि द्वार प्लांट के पोलन ग्रेन टाल प्लांट के स्टिग्मा पर ड्रॉप करके देखता हूं, इसका अपोजिट किया, तब भी रिजल्ट्स वर सेम, तब भी कैसे आए, सेम। इसे नाम दिया गया रेसिप्रोकल क्रॉस। तो क्वेश्चन आता है कि मेंडल यूज्ड टेक्निक इन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मेंडल यूज्ड टेक्निक फॉर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, फॉर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने कौन सी टेक्निक यूज की थी। अब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन तो सबको पता है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया था, व्हाट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वैरायटी। लेकिन ये क्वेश्चन तो कभी आएगा ही नहीं। अब क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो जो नया क्वेश्चन बनेगा कि विच टेक्निक यूज्ड बाय मेंडल इन क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो मेंडल ने क्या किया था, पहले टाल वैरायटी का पोलन ग्रेन ड्वार्फ पे ड्रॉप किया, फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में ड्वार्फ वैरायटी का पोलन ग्रेन टाल पे दिया। इसे उन्होंने नाम दिया रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस नाम दिया इसे, समझ गए कि नहीं, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडल यूज टेक्निक फॉर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में किस टेक्निक का यूज किया था, रेसिप्रोकल क्रॉस का। अब आई थिंक रेसिप्रोकल क्रॉस समझ में आ गया होगा। एक बार डोमिनेंट वैरायटी के पोलन ग्रेन रिसेसिव वैरायटी पे ड्रॉप किए, दूसरी बार रिसेसिव वैरायटी के पोलन ग्रेन डोमिनेंट पे ड्रॉप किए। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट ही गॉट बाय रेसिप्रोकल क्रॉस। दूसरा क्वेश्चन फिर बनता है कि भाई रेसिप्रोकल क्रॉस कराया, उसने क्या देखा, उन्होंने देखा कि दोनों क्रॉस में रिजल्ट्स वर सेम। हाँ याद रखिए, रिजल्ट्स वर डिफरेंट या क्वेश्चन आएगा कि ही गॉट डिफरेंट रिजल्ट्स, डिफरेंट फिनोटाइपिक रिजल्ट्स, डिफरेंट जीनोटाइपिक रिजल्ट्स, सेम फिनोटाइपिक एंड सेम जीनोटाइपिक रिजल्ट्स उसने देखे थे रेसिप्रोकल क्रॉस में। समझिए या नहीं। तो सेम रिजल्ट्स थे, रिजल्ट्स वर सेम। ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, लेकिन आप ढूंढ लेंगे तब उसको सब आएगा, कहाँ ढूंढेंगे, कौन से चैप्टर में देखेंगे। तो दूसरी बात ये थी कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने क्या, इसके पोलन ग्रेन इस पर ड्रॉप कर दिए और हमने कहा क्रॉस हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, 1 मिनट देखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसके पोलन ग्रेन इस पे भी तो ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये क्या गारंटी है कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन भी तो हो सकता है। तो इस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए मेंडल ने स्टेमन को रिमूव कर दिया। जैसे स्टेमन डेवलप हो रहे थे फ्लावर में, तभी उन्हें उसने रिमूव कर दिया, कट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन की कोई गुंजाइश
ना रहे और क्रॉस पॉलिनेशन कंफर्म हो, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आपने तो इसके पोलन ग्रेन ड्रॉप कर दिए, हो सकता है कि इसी के पोलन ग्रेन इस पे ड्रॉप हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। तो कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, किसी भी लेवल पे सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, तो उन्होंने क्या करा, स्टेमन को रिमूव कर दिया। इसको उन्होंने कहा इमैस्कुलेशन। तो दूसरा है बेटा इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन टेक्निक यूज की। तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया, मेंडल यूज्ड टेक्निक फॉर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने कौन सी टेक्निक यूज की थी? तो आंसर होगा ए एंड बी बोथ, यानी कि दोनों आंसर हो जाएंगे। उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस भी कराया था और इमैस्कुलेशन भी कराया था। ये बात ध्यान रखना, व्हाट इज इमैस्कुलेशन? रिमूवल ऑफ स्टेमन। क्यों कराया था इमैस्कुलेशन? ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों कराया था इमैस्कुलेशन? अभी मैंने बताया था, इमैस्कुलेशन इसलिए कराया था कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी मेंडल की, उसने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन यहां पर आए हैं। अब देखिएगा, अब मेंडल ने क्या काम किया। अब हम जरा एनसीईआरटी पे आ जाएं कि मेंडल, ये तो एक चीज आती है, मैं थोड़े से टर्म के आपको, चूंकि चैप्टर की शुरुआत है, मैं आपको 2-3 टर्म भी क्लियर कर देता हूं। हम देखते हैं कि एक टर्म होती है कैरेक्टर और एक होती है बेटा ट्रेट। दोनों में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टर हम एक ही मान लेते हैं, बुक्स में मैंने देखा कुछ में राइटर लिख देते हैं एक ही है, ठीक है, एक लिख देते हैं जनरल बात समझने के लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कैरेक्टर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, जैसे मतलब टाल प्लांट है, अगर हम कहें हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, स्टेम हाइट, जैसे हम उसी को लेंगे जो मेंडल में दिया हुआ है, उसमें पी प्लांट के जो इनहेरिटेंस में पढ़ा है। स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर है, और हम देखते हैं स्टेम की हाइट के बेस पर 2 वैरायटीज हैं, एक टाल और दूसरा द्वार। यानी कि एक वैरायटी ऐसी है, यानी कि हाइट के 2 कैरेक्टर हो गए, कैसे, तो हाइट 2 टाइप की हो गई, एक टाल एक द्वार। तो ये ट्रेट हो गई। यानी मैं इजी लैंग्वेज में कहूं तो किसी भी कैरेक्टर की 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स को हम ट्रेट बोलते हैं। कोई कैरेक्टर एक से ज्यादा फॉर्म में अगर दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेट। समझे? तो यहां हाइट एक कैरेक्टर है और इस हाइट के कितने ट्रेट है? 2 ट्रेट है, 1 पेयर ट्रेट हो जाएंगे, कह सकते हैं 1 पेयर ट्रेट कह देंगे। कैरेक्टर एक है और ट्रेट 1 पेयर हो गई। एक ही कैरेक्टर की 2 डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? ट्रेट। ये बात आप ध्यान रख लें। दूसरा एक और टर्म मैं बता देता हूं, शुरुआत है चूंकि, आता है बेटा फैक्टर और आता है एलील। ये टर्म आपने सुने होंगे। तो फैक्टर क्या है? आज की डेट में हम कहते हैं जीन। किसी भी कैरेक्टर के लिए फैक्टर होते हैं इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग। कोई भी कैरेक्टर है, मेंडल ने क्या कहा था? इनहेरिटेबल यूनिट इज फैक्टर। और बाद में जब डिस्कवरी हुई क्रोमोसोम की और देखा ही क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए से जीन बनते हैं, तो बाद में जीन आ गया था। तो मेंडल ने क्या कहा था? इनहेरिटेबल यूनिट इज फैक्टर। तो फैक्टर ही जीन है, ऐसे कह सकते हो। और किसी भी जीन की 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म होती हैं, जैसे कि टालनेस के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एलील हो जाएंगे। एक ही फैक्टर क्या है? टी है, और टी की 2 डिफरेंट फॉर्म है, एक टॉल एक ड्वार्फ। मेंडल कह रहे हैं किसी भी फैक्टर की 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उन्हें एलील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलील कहते हैं। इन 2 डिफरेंट फॉर्म में एक एलील डोमिनेंट माना जाता है और दूसरा एलील रिसेसिव होता है। ये 9th-10th की क्लास में आप पढ़ते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसको वेट नहीं दे रहा हूं, बस आपको मैंने फिर भी बता दिया, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए। तो मेंडल क्या कह रहे हैं कि एक फैक्टर की 2 डिफरेंट फॉर्म है,
यानी एक जीन की 2 डिफरेंट फॉर्म्स है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एलील कह रहे हैं। यानी 2 डिफरेंट फॉर्म, यानी एलील 2 डिफरेंट एलील हो गई है, एक कैपिटल टी एलील हो गया, एक स्मॉल टी एलील हो गया। जब 2 डिफरेंट एलील एक होते हैं, उनमें एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। और ये कैसे पता चलता है, जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आएगा तो प्लांट कैसा होगा, टाल होगा। यानी कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस करेगा ये डोमिनेंट, और स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ये क्या हो जाता है, रिसेसिव। आपने पढ़ रखा है, बात समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ी सी मैंने आपको इंट्रोडक्टरी बात कही, अब मैं आगे चलता हूं। देखिए, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने कैरेक्टर चूज किए थे, कितने कैरेक्टर चूज किए थे? तो कैरेक्टर चूज किए थे उसने पी में 7 कैरेक्टर। देखिएगा, कैरेक्टर की बात करें तो 7 थे। कितने थे? 7। ऐसे 7 कैरेक्टर क्या क्या थे? कौन कौन से थे कैरेक्टर? पहला कैरेक्टर था, मान लीजिए जैसे कि पोड शेप। दूसरा कैरेक्टर था पोड कलर। तीसरा कैरेक्टर था सीड शेप। फोर्थ है सीड कलर। देखिएगा, अभी हम कैरेक्टर को ले रहे हैं एक वैरायटी के बेस पर। नेक्स्ट, फिफ्थ था फ्लावर कलर, और सिक्स्थ था फ्लावर पोजीशन। ये सब कैरेक्टर हैं, ध्यान रखिए, मैं ट्रेड नहीं कह रहा हूं उनको, ये कैरेक्टर हैं। और 7th था स्टेम हाइट। स्टेम हाइट, तो 7 कैरेक्टर्स उसने सेलेक्ट किए। फिर 7 कैरेक्टर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड वाली वैरायटी सेलेक्ट की, जिसमें से अगर हम पोड शेप की बात करें तो मटर में, क्योंकि पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था, तो पोड कहते हैं फली को। तो 2 तरीके की होती है, एक डोमिनेंट वैरायटी वाली और एक रिसेसिव वाली। ये देखिए, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या हो गए, ट्रेड्स हो गए। ये क्या हो गए, कैरेक्टर। तो पोड शेप कैरेक्टर है। अब पोड शेप 2 तरीके की है। जो डोमिनेंट है वो क्या है, इनफ्लेक्टेड, ऐसी है, देखिएगा, तो इसे कहते हैं इनफ्लेक्टेड। इनफ्लेक्टेड फुली हुई। एक थी बेटा बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, ऐसे करके। तो देखिए, पोड शेप देखो, इसे हमने कहा कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्या कहा, कॉन्स्ट्रिक्टेड। 2 तरीके के। तो कैरेक्टर तो एक ही है, पोड शेप, लेकिन ट्रेड क्या हो गए, 2, यानी 2 तरीके की वैरायटी हो गई है। एक तो वो वैरायटी जिसमें इन्फ्लेक्टेड पोड आ रही है, एक वो वैरायटी हो गई जिसमें कॉन्स्ट्रिक्टेड। ये तो अपोजिट है। जो पोड शेप का जो जीन यानी फैक्टर है, उसकी 2 फॉर्म हो जाती है, एक डोमिनेंट, एक रिसेसिव फॉर्म। क्या हो, एलील हो गए। तो यहां हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। पोड कलर की बात करें तो पोड कलर जो इन डोमिनेंट है वो ग्रीन है, और ये रिसेसिव में येलो है। समझ में आ गई बात। अब आता है सीड। सीड की शेप, जो मटर का जो सीड होता है, एक होता है राउंड, एक होता है रिंकल्ड, खुरदरा। एक तो राउंड शेप है, राउंड शेप है बिल्कुल स्मूथ टाइप, एक इस तरीके का रिंकल्ड शेप है, ऐसे करके। क्योंकि एक थोड़ा सा बेस बताना है, बाकी तो आगे चलेंगे बड़े अच्छे से। सीड कलर की बात करें, सीड शेप का अलग फैक्टर है, सीड कलर का अलग फैक्टर है। सीड कलर 2 तरीके का है, येलो डोमिनेंट और ग्रीन रिसेसिव। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखो, पोड कलर के केस में ग्रीन कलर डोमिनेंट है, और सीड कलर के केस में येलो कलर डोमिनेंट है। ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन। दोबारा सुनिए, पोड कलर के केस में ग्रीन कलर डोमिनेंट है, और सीड कलर के केस में येलो कलर डोमिनेंट है, अपोजिट है दोनों में। फ्लावर कलर की हम बात करें तो फ्लावर कलर वायलेट फ्लावर और दूसरा व्हाइट फ्लावर। तो वायलेट कलर डोमिनेंट
एलील से रेगुलेट हो रहा है और व्हाइट फ्लावर रिसेसिव एलील से रेगुलेट हो रहा है। फ्लावर पोजीशन दो तरीके की हैं कि स्टेम पर फ्लावर साइड से निकल रहा हो ऐसे करके, इसे कहते हैं एक्सियल। तो एक्सियल फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है। एक होता है कि फ्लावर स्टेम ब्रांच के बिल्कुल टर्मिनल पे हो, स्टेम के टर्मिनल पे हो, इसे कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। तो टर्मिनल पोजीशन क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। और एक्सियल क्या है? डोमिनेंट है। फिर स्टेम हाइट सबको पता है, टॉल एंड ड्वार्फ। तो आप ये देख रहे हैं कि उन्होंने एक एक कर अलग अलग वैरायटी ली। तो अगर देखें कैरेक्टर 7 हो गए, ट्रेट कितने हो गए? 7 पेयर हो गए, और उसी बेस पर 7 पेयर वैरायटी थी। तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन जो आया था आपके नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, मेंडल selected how many varieties for his experiment पी प्लांट की कितनी वैरायटी सेलेक्ट की थी? तो उसमें था 4, दूसरा था 14, थर्ड में था 8 और डी में था कुछ 6, कुछ इस तरीके का। तो देखिएगा वैरायटी थी, तो वैरायटी कितनी होगी? 7 तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली और 7 रिसेसिव वाली, तो आंसर था 14 वैरायटीज। तो ये आज मैंने आपको बताया कि मेंडल ने कितनी वैरायटी सेलेक्ट की थी, कौन सा उसका ट्रेड डोमिनेंट था, कौन सा रिसेसिव था, इस बात की नॉलेज। ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी वैरायटी सेलेक्ट की थी। समझे नहीं? एक क्वेश्चन और आया था उसमें 2022 में, ये क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन 2020 में आया था, कितनी वैरायटी उसने सेलेक्ट की थी। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आया था, अब देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, तो क्वेश्चन लिखना है मुझे। देखिए क्वेश्चन क्या था, नीट 2022 का क्वेश्चन है स्टेटमेंट पर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। नीट 2020 का था मेंडल selected 7 pair contrasting traits for his experiment। दूसरा स्टेटमेंट 2 क्या था? स्टेटमेंट 2 था मेंडल selected 7 कैरेक्टर्स, या देखिए 7 कैरेक्टर्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से, ये मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से थे। पी प्लांट के 7 कैरेक्टर उसने लिए थे, क्या क्या थे? सीड, कलर लिखे हुए हैं, सीड, शेप, फ्लावर, कलर, कोड, शेप, कोड, कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। तो आप देख रहे हैं ये सारे कैरेक्टर, तो कितना हुआ? देखिए कैरेक्टर और ट्रेट में अब आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन यहां आना था। वास्तव में मेंडल ने सेलेक्टेड 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर में देखो ट्रेट तो डोमिनेंट और रिसेसिव 7 पेयर, लेकिन कैरेक्टर कितने थे? 7। कौन कौन से थे? ये 7 कैरेक्टर उसने सेलेक्ट किए थे, यानी कि कैरेक्टर की बेस पे तो 7 कैरेक्टर ही थे ना, 7 पेयर कैरेक्टर थोड़ी हो जाए, 7 पेयर ट्रेड्स थे। तो इसलिए आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट
एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है आंसर में। ये इसका आंसर था बेटा। तो आपको समझ में आ गया। 2022 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, नीट में आया, आसान होगा। कि यहाँ पर बस क्या करना है ये मैंने बता दिया आपको, इसलिए बताया था कि ट्रेट में और कैरेक्टर में डिफरेंस रखना है। कोई कुछ कभी कभी क्या होता है टीचर भी या मान लीजिए बुक में भी या कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कैरेक्टर और ट्रेट एक ही बात है। कैरेक्टर और ट्रेट एक बात नहीं है। इस क्वेश्चन से आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर तुम एक ही बात मानोगे तो कभी कहोगे यार सेलेक्टेड 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कभी कहोगे 7 कैरेक्टर, ये मामला क्या है, तो आप कहेंगे कोई सब्जेक्ट गलत होगा, लेकिन ये दोनों ही बात सही है। ये वही स्टूडेंट सही कर पाया होगा जिसने वास्तव में ट्रेट और कैरेक्टर के बीच में डिफरेंस को समझा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ मेंडल और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।